बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जीके एंड करंट अफेयर वीडियो का आगाज करते हैं। तो आज की हमारी पहली न्यूज है, यूके पीपल वांट्स टू रीज्वाइन ब्रेक्सिट। सबसे पहले आप लोगों को यह पता हो कि यूके कहाँ पे लोकेटेड है। नाम से तो जाहिर है यूनाइटेड किंगडम, बट इट इज लोकेटेड इन वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप। यानी यूके यूनाइटेड किंगडम या इंग्लैंड या लंदन, ये कहां पे लोकेटेड है? ये वेस्टर्न साइड ऑफ यूरोप या वेस्टर्न यूरोप या इसके नजदीक बेनिलैक्स स्टेट्स, बेल्जियम, नेदरलैंड, लैक्समबर्ग। मैंने आपको पहले बताया हुआ था बेनिलैक्स स्टेट्स, वो डिफरेंट स्टेट्स या डिफरेंट कंट्रीज की लोकेशन पूछता है, स्पेशली यूरोप में से। तो बेनिलैक्स क्या है? बीई बेल्जियम, एनई नेदरलैंड और LUX लैक्समबर्ग। तो यूके इज लोकेटेड इन वेस्टर्न यूरोप। अच्छा, अब दूसरी बात, ब्रेक्सिट में आप लोगों को पहले बता चुका हूं कि ये क्या चीज है। ब्रिटेन एग्जिट, मतलब ब्रिटेन ने यूरोपियन यूनियन को छोड़ दिया था। ये हम डिस्कस करते हैं कब छोड़ा था। बट पहले थोड़ी सी आपको बात बता दूं कि दो चीजें होती हैं जब एक हुक्मरान या एक हाकिम जो बहुत ऊपर चला जाता है, या एक कंट्री जब ऊपर चला जाता है साथ वाले नेबरिंग कंट्रीज में से, तो वो अपने आप को ऑब्वियसली सुपीरियर समझता है। ऐसा कोलीग्स में भी होता है, क्लास फेलोज में भी होता है। तो बंदा अपने आप को या कंट्री अपने आप को सुपीरियर समझना शुरू हो जाता है। तो जो यूरोपियन यूनियन है, इसमें तमाम जो लॉज हैं वो सेम अप्लाई होते थे। तो जाहिर सी बात है, जब एक कंट्री में से दूसरे कंट्री में लोगों ने माइग्रेशन करनी है, तो उन्होंने फिर कोई ट्रेड, कोई फीस नहीं देनी। ये यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज का असूल था। तो जब यूके में आना होता था तब भी यही चीज थी। तो यूके ने अपने आप को सुपीरियर समझा, ट्रेड में भी, बाकी चीजों में भी, माइग्रेशन के लाज में भी। तो उन्होंने ब्रिटेन एग्जिट मतलब ब्रेक्सिट कर दिया कि यूरोपियन यूनियन से निकल गए। तो जब भी किसी ने शामिल होना है तो वो चाहता है कि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होकर फायदा उठा ले। और जब कोई कंट्री निकलना चाह रहा है तो मतलब वो अपने आप को सुपीरियर समझ रहा है या उसके मकासद जो हैं वो पूरे नहीं हो रहे। तो ब्रेक्सिट कब और कैसे हुआ? इसका रेफरेंडम हुआ 23 जून 2016 को। और ब्रेक्सिट कब हो गया? 31 दिसंबर 2020 को यूके यूरोपियन यूनियन से निकल गया। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से कब निकला? 31 दिसंबर 2020। इसका रेफरेंडम मतलब क्या यूरोपियन यूनियन से निकलना चाहिए या नहीं, ये कब हुआ था? 23 जून 2016 को। अच्छा, कोई भी इंपॉर्टेंट वाकया होगा तो आपको यह पता होना चाहिए किसके दौरे हुकूमत में हुआ। बोरिस जॉनसन के दौरे हुकूमत में हुआ। बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ा दो बातों की वजह से। एक, उसको ब्रेक्सिट की वजह से रिजाइन करना पड़ा, और दूसरा उसको ये रिजाइन करना पड़ा कि उसने कोरोना के लॉकडाउन के दौरान पार्टी कर ली थी। तो इन दो बातों की वजह से बोरिस जॉनसन को रिजाइन करना पड़ा। ऋषि सुनाक जो है इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हैं यूके के। अच्छा, नीचे लिखा हुआ है हाइड पार्क यूके। ये जो एक्चुअली प्रोटेस्ट किया था यूके के पीपल ने, ये दोबारा जो है वो यूरोपियन यूनियन को जो है वो आप लोग ज्वाइन करें। तो वो किस पार्क में प्रोटेस्ट किया? हाइड पार्क। अब स्टूडेंट्स, अब तमाम लोगों को पता लग गया कि ब्रेक्सिट क्या था, यूरोपियन यूनियन क्या थे। डिफरेंट टाइम्स मैंने डिस्कस किया हुआ है इसको। तो अब प्रोटेस्ट जो है उसमें ये पूछ सकता है एग्जामिनर कि भाई हाइड पार्क इज लोकेटेड इन, जैसे करारदादे पाकिस्तान कहां पे हुई, किस पार्क में हुई, ठीक है, उस पार्क का क्या नाम है। तो ऐसे ही ब्रेक्सिट का प्रोटेस्ट कहां पे हुआ? हाइड पार्क में। हाइड पार्क कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम यूके में है। अच्छा, इसे मिलता जुलता देनाली पार्क, इट इज लोकेटेड इन यूएसए। देनाली पार्क का मैंने डिस्कस यहां पे इसलिए किया कि माउंट मैकिनले इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ नॉर्थ अमेरिका। जैसे माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ वर्ल्ड, एंड कॉन्टिनेंट वाइज अगर डिस्कस करें तो एशिया। ऐसे ही कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट माउंटेन डिस्कस करें,
वो माउंट मैकिनले है। और ये कहाँ पे है? ये डेनाली पार्क में लोकेटेड है। तो यूएसए का डेनाली पार्क क्यों मशहूर है? यहाँ पे माउंट मैकिनले क्यों मशहूर है? इट इज द हाईएस्ट माउंटेन या हाईएस्ट पॉइंट इन नॉर्थ अमेरिका। अच्छा, अब से रिलेटेड न्यूज है। बिडेन होस्ट पैसिफिक आइलैंड मीटिंग। आपको पता है दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि भाई लार्जेस्ट इकोनॉमी वाइज कंट्री कौन सा है? यूएसए। एंड सेकंड लार्जेस्ट चाइना। तो ये दोनों कंट्रीज अपनी अपनी डिफरेंट टेरिटरीज बनाना चाह रहे हैं, डिफरेंट आइलैंड्स को सपोर्ट करते हैं। तो उन कंट्रीज की जो सिंपथीज हैं चाइना या यूएसए के साथ हो जाए। तो जब भी कोई बिडन एक आइलैंड को होस्ट कर रहा है या पैसा दे रहा है, या चाइना जो है वो किसी कंट्री को होस्ट कर रहा है, पैसा दे रहा है, तो इसमें मकसद क्या चीज है? इसमें मकसद यही है कि वो उस कंट्रीज की सिंपथीज लेना चाह रहा है। तो बिडन ने लेटेस्ट क्या किया? पैसिफिक आइलैंड की मीटिंग को होस्ट किया। अब उसमें उसने क्या किया? उसने उसमें कुक आइलैंड जो है, अब ये आइलैंड कहां पे है? मैंने जैसा कि लास्ट टाइम आप लोगों को फिजी के बारे में बताया था कि फ्रिज में सुआ रखा होता है, तो फ्रिज से फिजी और सुआ इज द कैपिटल। तो ये फिजी जो है ये भी पैसिफिक आइलैंड है, और ये कहां पे लोकेटेड है? ऑस्ट्रेलिया के पास। ऐसे ही कुक आइलैंड जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया के पास ओशियाना कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो बात जहां बताना, दो मकसद थे कि एक इंटरनेशनल जो रूल्स एंड रेगुलेशन सिंपथीज कैसे ली जाती हैं, और दूसरा जो आइलैंड है इनकी लोकेशन कहां पे है। लार्ज मिथेन गैस लीक इन बाल्टिक सी डिस्कवर्ड। अच्छा, अब इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। ये न्यूज एक डायरेक्ट न्यूज नहीं है। वो एग्जामिनर ये नहीं पूछेगा कि भाई मिथेन गैस कौन से सी में डिस्कवर हो गई, बट एक्चुअली इट इज रिलेटेड कि मिथेन गैस क्या है, इसका फार्मूला क्या है। ये एवरीडे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहा हूं। तो बाल्टिक सी, मैंने आपको बताया था कि बाल्टी में बहुत थोड़ा पानी आता है। तो बाल्टी से बाल्टिक और बहुत थोड़ा स्मॉलेस्ट जो है सी कौन सा है? बाल्टिक सी है। ठीक है, स्मॉलेस्ट, बाल्टी में बहुत थोड़ा स्मॉल पानी आता है, तो बाल्टी से बाल्टिक और स्मॉलेस्ट सी। अब मिथेन गैस की हम बात करेंगे, बट उससे पहले हमें गैसेस में ये पता हो कि लाइटेस्ट गैस ऑफ द पीरियोडिक टेबल। भाई पीरियोडिक टेबल क्या है? पीरियोडिक टेबल में थोड़ा सा आप लोगों को बताऊंगा ताकि जो नॉन साइंस वाले हैं, आर्ट्स वाले हैं, बीए वाले हैं, ठीक है, उन्हें पता लग जाए। भाई पीरियोडिक टेबल होता है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स को एक तरतीब से रखा गया है उनके एटॉमिक नंबर के हवाले से। ऑडियंस, एटॉमिक नंबर के हवाले से अभी आप लोग जस्ट इतना याद करें, डिफरेंट एलिमेंट्स को तरतीब से रखा गया है, यानी छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा और उससे बड़ा। तो इसमें सबसे पहला नंबर जो एलिमेंट का है या गैस का है वो हाइड्रोजन है। तो ये क्वेश्चन पूछेगा विच गैस या विच एलिमेंट इज ऑन द नंबर 1 इन द पीरियोडिक टेबल? हाइड्रोजन। विच इज द लाइटेस्ट गैस? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को किस सिंबल से शो किया जाता है? एच से। ये तीनों बातें जो हैं वो एफपीएससी स्पेशल पूछता है। जो हमारे सिंध, बलूचिस्तान, केपी, पंजाब वाले हैं, इन तमाम का एफपीएससी में सिलेबस सेम होता है। तो वो एफपीएससी ईडीएस में लाजमन स्टूडेंट्स को फेल करता है। स्टूडेंट्स, आपको जीके भी आता होगा, आपको इंग्लिश भी आती होगी, तमाम की कॉमन है, तमाम को पढ़ाया जाता है। बट इस बार भी जो एफआईए कस्टम इंस्पेक्टर्स के पेपर्स हुए हैं उसमें ईडीएस पे उसने बहुत फोकस किया था। तो ये तीन बातें पूछता है कि ये पीरियोडिक टेबल में कहां पे लोकेटेड है, पीरियोडिक टेबल क्या है, और इसका जो एलिमेंट का सिंबल क्या है। अच्छा, मीथेन का भी हम सिंबल्स डिस्कस कर लेते हैं। इन चीजों को फार्मूला भी कहा जाता है। ठीक है, तो मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4, मीथेन। ठीक है, अब ये H4 क्या है? मतलब हाइड्रोजन के चार एटम्स हैं। ये साइंस वालों को बहुत आसानी से समझ लग रही होगी, बट आपने जस्ट डिस्कस करना है। वो पूछे हाउ मैनी एटम्स इन कार्बन इन मीथेन, तो कार्बन के साथ बच्चों कुछ नहीं लिखा हुआ,
इट्स मीन वन एटम, ठीक है। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन मीथेन, तो 4 लिखा हुआ है मतलब 4। आगे डिस्कस किया कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कॉमन सी गैस है, ठीक है। तो सी के साथ कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1। हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड 1। हाउ मेनी एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को O2 से शो करते हैं, तो O2 क्या है, ऑक्सीजन। एंड हाउ मेनी एटम्स इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ O2 ऑक्सीजन, तो 2 एटम। लाफिंग गैस कौन सी है, लाफिंग गैस निट्रस ऑक्साइड को कहा गया है, N2O। लाफिंग गैस किसको कहा जाता है, निट्रस ऑक्साइड को। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एटमॉस्फेयर के गैसेस में मेन जो 3 गैसेस हैं वो कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन 78%, बहुत इंपॉर्टेंट। ऑक्सीजन 21% इन आवर एटमॉस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड 0.004, रिपीटिंग, नाइट्रोजन मोस्ट abundant in atmosphere 78%, ऑक्सीजन 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% जो है ये एटमॉस्फेयर में पाई जाती हैं। तो इन गैसेस में आज हमने क्या सीखा, हमने एक इनके सिंबल सीखे, जैसे नाइट्रोजन को N, ऑक्सीजन को O, हाइड्रोजन को H, ठीक है। मेन के फार्मूलाज, लाफिंग गैस निट्रस ऑक्साइड N2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और मीथेन CH4, और एटमॉस्फेरिक गैसेस की कंपोजिशन। नॉवेल्स फ्रॉम कंट्रीज फाइनल्स फॉर बुकर प्राइज, मतलब डिफरेंट कंट्रीज से नॉवेल्स पिक किए जा रहे हैं कि किन्हें जो है वो बुकर प्राइज दिया जाए। स्टूडेंट्स, जस्ट हम लोगों ने नोबेल प्राइजेस पे नहीं रहना, इससे आगे बढ़ना है और इसका क्वेश्चन आता है। तो बुकर प्राइज जो है वो लिटरेचर में दिया जाता है। बुकर प्राइज किस चीज के लिए, लिटरेचर में। वो सेम ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, बुकर प्राइज इज अवार्डेड इन या फॉर लिटरेचर, जर्नलिज्म, म्यूजिक, फिल्म्स, तो लिटरेचर के लिए दिया जाता है। बी फॉर बुक्स, और बी फॉर बुक्स हम कहां पढ़ते हैं, लिटरेचर में पढ़ते हैं। कब अवार्ड होना शुरू हुआ, 1969 में। जैसा कि मैंने आप लोगों को ऑडियंस बताया हुआ है, NLO याद करना है, नोबेल, लिनन और ऑस्कर प्राइज। तो नोबेल 1901, ये लिखने के हिसाब से हमने याद किया है, NLO, लिनन 1925 और ऑस्कर 1929, ठीक है। लिनन जो है वो पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन में दिया जाता है, सर्विसेज में दिया जाता है। ऑस्कर जो है वो आपका फिल्म्स में दिया जाता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर साइंस एंड आर्ट्स जो है वो ऑस्कर अवार्ड देती है। और इसके बाद नोबेल प्राइज 6 फील्ड्स में दिया जाता है, ठीक है। एक पीस में, केमिस्ट्री में, एनाटॉमी में, लिटरेचर में, ये मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है, ठीक है। फिजिक्स में भी दिया जाता है। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक्टिविटीज फ्रॉम कीनिया, कंबोडिया। भाई पहले हम यहीं तक पढ़ लें, कीनिया इज लोकेटेड इन अफ्रीका, नैरोबी। मैंने आप लोगों को बताया था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट, एन और N फॉर नैरोबी इज द हेडक्वार्टर। तो एनवायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहां पे है, नैरोबी में। नैरोबी किसका कैपिटल है, कीनिया का। कंबोडिया, कंबोडिया इज लोकेटेड इन साउथ ईस्ट एशिया। यार बड़ी मजे की ट्रिक बताने लगा हूं, फनी ट्रिक बताने लगा हूं। भाई हम होटल्स में जाते हैं, हम पेट्रोल पंप्स पे जाते हैं, मोटरवे पे सफर कर रहे हैं, हम सर्विस एरिया में रुकते हैं, तो लोग अक्सर इतने जल्दी में होते हैं कि वॉशरूम में भी जाके फोन सुन रहे होते हैं, तो वो भी कमोड पे बैठ के फोन सुनते हैं। अब इसी कमोड को कैम्बोडिया और फोन को फूनम फैन, फूनम फैन, आप स्पेलिंग गूगल से देख लीजिएगा। तो कैम्बोडिया कमोड पे बैठ के लोग फोन सुन रहे हैं। कमोड से कैम्बोडिया और फोन से फूनम फैन इज द कैपिटल ऑफ कैम्बोडिया, ठीक है। तो भाई इन 2 कंट्री से लोगों को चुना गया है किस चीज के लिए,
अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज विनर। भाई ये भी एक अवार्ड है, नोबेल, लिनन, ऑस्कर, बुकर एंड अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। ये नोबेल प्राइज का दूसरा नाम नहीं है स्टूडेंट्स। राइट लिवलीहुड अवार्ड को अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज कहा जाता है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज का दूसरा नाम क्या है, राइट लिवलीहुड अवार्ड। या राइट लिवलीहुड अवार्ड का दूसरा नाम क्या है, ऑस्कर अवार्ड, नोबेल प्राइज, अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज। तो भाई राइट लिवलीहुड का दूसरा नाम अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज होता है। ग्रैंड एथोपियन डैम, जर्ड भी कहते हैं, ग्रैंड एथोपियन रेनिसेंस डैम, क्रिएटिंग अ रो बिटवीन एथोपिया, इजिप्ट, सूडान एंड कीनिया। यहाँ पे रो का मतलब लड़ाई झगड़ा है, ठीक है, यहाँ पे रो का मतलब लड़ाई झगड़ा है। अब आप लोगों को पता है कि भाई डैम क्यों बनाया जाता है, ये भाई पानी को सेव करने के लिए, बट दूसरे कंट्रीज इससे अफेक्टेड होते हैं। तो भाई एथोपिया डैम बना रहा है बहुत बहुत बड़ा, जिसका नाम ग्रैंड एथोपियन रेनिसेंस डैम है। अब इसकी वजह से कौन से 3 कंट्री जो है वो अफेक्टेड हो रहे हैं, वो इजिप्ट अफेक्टेड हो रहा है, सूडान एंड कीनिया जो है इस वजह से एक्सेप्ट हो रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है वो मेन याद करने वाली चीज क्या है, वो ग्रैंड एथोपियन डैम जो है, जर्ड वो लिखेगा कि ये डैम कहां पे बनाया जा रहा है, ठीक है, ये एथोपिया में बनाया जा रहा है। अब ये डैम किस रिवर पे बनाया जा रहा है, रिवर नील, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, रिवर नील लंबाई के लिहाज से सबसे बड़ा है। रिवर नील कहां पे है, रिवर, अच्छा बहुत मजे की बहुत अहम बातें बताने लगा हूं। जब भी आपने रिवर का जिक्र करना है तो आपको जो इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनकी 2 बातें पता हो कि ये निकलता कहां से है, सोर्स क्या है, ये गिरता कहां पे है, इसका आउटफॉल या सिंक, मतलब हमारे घरों में सिंक होता है किचन में, तो ये गिरता कहां पे है, इसका सिंक क्या है, और ये निकलता कहां से, इसका सोर्स क्या है। तो रिवर नील का सोर्स लेक विक्टोरिया है, और रिवर नील का सिंक या आउटफॉल क्या है, मेडिटेरेनियन सी है। जो मेडिटेरेनियन सी बहीरा रूम कहलाता है, और इट इज द बाउंड्री बिटवीन अफ्रीका एंड यूरोप। भी आगे भूख लगी होगी आप लोगों को, टक बिस्कुट खा लिया आप लोग, तो टक बिस्कुट क्या है, लेक विक्टोरिया को सराउंड करने वाले कंट्रीज। भाई ये क्वेश्चन भी आता है कि भाई इस लेक को, इस सी को, इस लेक को किस कंट्रीज ने सराउंड किया हुआ है, तो तंजानिया, युगांडा और कीनिया ने लेक विक्टोरिया को सराउंड किया हुआ है। जर्मनी विल बाय इसराइली मेड एरो 3 हाइपरसोनिक मिसाइल। जर्मनी ने कौन सा मिसाइल सिस्टम इसराइल से बाय कर रहा है, एरो 3। अब यहां पे बात करने वाली जो है चीज क्या है कि भाई उस जो हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम क्या है, वो एरो 3 है। हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम एरो 3। वो ये नहीं पूछेगा भाई कौन सा कंट्री बाय कर रहा है, जर्मनी बाय कर रहा है, नॉर्मल सी बात है, वो उस मिसाइल का नाम पूछेगा। जैसे ईरान ने अल फतह मिसाइल जो है वो फायर किया था, इफ्तिताह किया था, मुहाजर 10 इस ड्रोन का इफ्तिताह किया था, ये चीजें पुरानी याद होनी चाहिए। वो नाम पूछेगा, ईरान फायर दी डैश मिसाइल, एरो 3 और अल फतह, तो अल फतह। जर्मनी इज बाइंग विच हाइपरसोनिक सिस्टम, एरो 3। ठीक है, तो ये आप लोगों को चीजें पता होनी चाहिए। ताइवान ने सबमरीन बनाई है, तो भाई ताइवान ने तो बना ली, उस सबमरीन का नाम क्या है कौन, भाई सबमरीन का नाम क्या है कौन। जर्मनी ने क्या बाय किए, एरो 3। अब डिजास्टर्स की थोड़ा सा बात कर ले। जैसे हमने बात की थी कि आपका अर्थक्वेक कहां पे आया था, मोरक्को में, जो फ्लड कहां पे आया था, लीबिया में। ऐसे ही इराक के अंदर वेडिंग हॉल में आग लग गई,
फायर इनगल्फ्ड, इनगल्फ्ड मतलब निगल जाना, इनगल्फ का क्या मतलब होता है, निगल जाना। तो उसने 100 से ज्यादा बंदे मार दिए, ग्रेटर देन 100। ये जो एरो का मुंह खुला हुआ है, भाई एरो का मुंह जिस तरफ को खुला होगा मतलब होता है ग्रेटर देन, तो 100 से ज्यादा बंदे उसने मार दिए। ठीक है, इनगल्फ मतलब निगल जाना। ये वाकया कहां पे हुआ, इराक में। इराक को पुराना कहा गया था मिजोपोटामिया। मिजोपोटामिया का मतलब क्या है, लैंड बिटवीन टू रिवर्स, यूफ्रेट्स एंड टिग्रस, दजला और फरात। तो दजला और फरात कहां पे हैं, इराक में। दजला और फरात का इंग्लिश नेम क्या है, यूफ्रेट्स एंड टिग्रस। इसका दूसरा नाम क्या है, मिजोपोटामिया, मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। किसको, इराक का पुराना नाम है। अगली बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बताने लगा हूं भाई, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुई थी, 1960 में हुई थी। ग्रीन रेवोल्यूशन के की साइंटिस्ट या की आर्किटेक्ट कौन है, स्वामीनाथन इंडिया से एंड नॉर्मन बरलॉग, ये दो की साइंटिस्ट थे। ग्रीन रेवोल्यूशन थी क्या, ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी और इसमें डिफरेंट सीरियल्स या वीट की हाई पैदावार, हाई यील्डिंग वैरायटीज दी गई थी। तो ग्रीन रेवोल्यूशन, प्रोडक्शन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ वीट एंड सीरियल्स, साइंटिस्ट स्वामीनाथन फ्रॉम इंडिया एंड नॉर्मन बरलॉग। तो भाई ये हुई कब, 1960 में। और कल को जो लास्ट डे येस्टरडे गुजरा है, स्वामीनाथन जो है वो मर गया। तो हमने ग्रीन रेवोल्यूशन भी पढ़ लिया और स्वामीनाथन किस कंट्री से था, इंडिया से था, ये भी पढ़ लिया। यूनाइटेड नेशन वार्न्स ऑफ डिजास्टर इन न्यूक्लियर रेस। भाई न्यूक्लियर रेस बहुत आगे जा रही है, कंट्रीज न्यूक्लियर पावर बनना चाह रहे हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने वार्न किया है कि भाई न्यूक्लियर रेस में रुक जाओ। तो इसमें जो मेन आपका ऑर्गेनाइजेशन है, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। स्टूडेंट्स बताया था कि ऐसे नहीं पढ़ना, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन, जो एब्रीविएशन होगी आपको उसका एग्जैक्ट पता हो। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, वियना में इसका जो है वो हेडक्वार्टर है। इसका दूसरा नाम क्या है, न्यूक्लियर वॉचडॉग। जैसे फेटफ का बताया था, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसको फाइनेंशियल वॉचडॉग कहा जाता है। तो इसका हेडक्वार्टर वियना में, और इसका हेड राफेल, राफेल त्यारे भी थे, मैंने आपको बताया था। तो राफेल त्यारे न्यूक्लियर एजेंसी से चलते हैं। तो राफेल इज द हेड ऑफ न्यूक्लियर वॉचडॉग या IAEA। अगली बहुत मजे की और बड़ी अहम ट्रिक बताने जा रहा हूं मैं आपको। कर्फ्यू वाले कंट्रीज बताए थे, चाइना, USA, रशिया, फ्रांस, UK, जो वीटो पावर कंट्रीज भी कहलाते हैं, मतलब ऐसे कंट्रीज जो यूनाइटेड नेशन SC सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं। कौन से, भाई जो परमानेंट बंदा होता है वही आप लोगों पे कर्फ्यू लगाता है ना। तो कर्फ्यू कंट्रीज कौन से हैं, चाइना, USA, रशिया, फ्रांस, UK। अब कर्फ्यू वाले कंट्रीज आपको पिन पॉइंट करते हैं हर गलती पे। भाई जो बंदा कर्फ्यू लगा रहा है वो पिन पॉइंट करता है ना, भाई यहां पे कर्फ्यू लगेगा। तो पिन से क्या बनेगा, पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और नॉर्थ कोरिया। ये 9 कंट्रीज हैं जो न्यूक्लियर पावर वाले कंट्रीज हैं। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक मैंने आप लोगों को दे दी है कि 9 कंट्रीज जो न्यूक्लियर पावर वाले कंट्रीज हैं। 19th एशियन गेम्स इन हैंगयू चाइना। ठीक है, 19वीं एशियन गेम जो है वो कहां पे हो रही है, चाइना में हो रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी गेम्स होती हैं ये कितने अरसे के बाद होती हैं, इनका प्रीवियस वेन्यू और इनका अगला वेन्यू आप लोगों ने याद करना है। तो एशियन गेम हर 4 साल के बाद हो रही हैं और अगली गेम निगोया
जापान में। वो एग्जैक्ट जो है वो उस सिटी का नाम भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है वो जापान ही पूछे। देखें वही ट्रिक है एनालिटिकल रीजनिंग कि अब हर बंदे ने याद कर लिया जी अगली गेम्स तो जापान होने जा रही हैं, तो भाई एग्जामिनर आपसे आगे सहना है तो वो आपसे सिटी का नेम पूछ लेगा कि भाई अगली एशियन गेम्स किस सिटी में होने जा रही हैं, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स भी जो हैं हर 4 साल के बाद होती हैं। क्रिकेट वर्ल्ड कप CWC होने जा रहा है 13वां एडिशन। जैसे एशिया कप का कौन सा था, 16वां। बच्चे जब भी अगले करंट अफेयर्स हो तो पिछले करंट अफेयर्स जरूर आप लोग रिकैप किया करें। 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप का, एशियन गेम्स का 19वां और एशिया कप का 16वां एडिशन था। क्रिकेट वर्ल्ड कप भी हर 4 साल के बाद होता है। ऐसे जैसे इंडिया इज द 8 टाइम विनर ऑफ द एशिया कप, श्रीलंका इज द 6 टाइम विनर ऑफ द एशिया कप, ऐसे जो मोस्ट टाइम विनर है क्रिकेट वर्ल्ड कप का वो ऑस्ट्रेलिया 5 बार। इंग्लैंड जो है वो 2019 में लेटेस्ट कौन जीता था, वो इंग्लैंड था, ठीक है। आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को मैंने बताया था कि ब्राजील 5 टाइम विनर जो है वो फीफा का। तो रिकैप करते हैं, लेटेस्ट जो है क्रिकेट वर्ल्ड कप का कौन जीता, 2019 में इंग्लैंड। ज्यादा टाइम विनर कौन है क्रिकेट वर्ल्ड कप का, ऑस्ट्रेलिया 5 बार। ब्राजील 5 बार फीफा फुटबॉल का विनर है। एशिया कप का मोस्ट टाइम विनर इंडिया 8 टाइम। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पे है, दुबई में। फीफा का हेडक्वार्टर कहां पे है, ज्यूरिख में। ज्यूरिख किसका सिटी है, स्विट्जरलैंड का सिटी है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करते हैं नेशनल असेंबली सीट्स डाउन टू 336 फ्रॉम 342। जैसा कि आपको पता है कि फाटा को मर्ज कर दिया गया KPK के साथ। ये कौन सी अमेंडमेंट में हुआ, 25th अमेंडमेंट में हुआ। भाई 25th अमेंडमेंट कौन सी है, जिसमें फाटा को फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरियाज मर्ज KPK, जैसे एक फाटा था वैसे एक फाना भी था, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड नॉर्दर्न एरियाज। तो ये फाना का भी आपको पता हो। तो फाटा को KPK में किसके तहत, 25th अमेंडमेंट के तहत 2018 में किया गया ये। अच्छा, अब वही चीज कर रहे हैं कि 342 टोटल सीट्स थी नेशनल असेंबली की, वो कितनी कर दी गई हैं भाई। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं आपको, टिक विद ट्रिक, 336 कर दी गई हैं, ठीक है। ऐसे ही 336 सीट्स की गई, तो सेनेट की 104 से 100 सीट्स की गई। सेनेट की 104 से 100 सीट्स की गई। फाटा की 8 सीट्स थी, उनको कम करके 4 सीट्स, और वो 4 सीट्स KPK में मर्ज कर दी गई, ठीक है। लेटेस्ट इंफॉर्मेशन बता रहा हूं, SIFC जैसा CPEC है, ठीक है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, डिफरेंट कॉरिडोर हमने डिस्कस किए थे। जो G20 में इंडिया मिडल ईस्ट IME कहलाएगा, वो आपको मैं बता रहा हूं, IME इंडिया मिडल ईस्ट कॉरिडोर, ठीक है। SIFC स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये किस कंट्री ने बनाई है, पाकिस्तान ने, ताकि आप दूसरे कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हो। ग्वादर पोर्ट विल बी ऑपरेशनल, ठीक है। ग्वादर पोर्ट जो है आप लोगों को बहुत बार बताया गया है, ये ग्वादर पोर्ट जो है ये कहां पे है, ये मकरान में है, बलोचिस्तान। ग्वादर इज लोकेटेड इन मकरान डिवीजन। पसनी सी पोर्ट ये भी बलोचिस्तान में है, ये फिश हार्बर है माही गेरों के लिए। गडानी शिप ब्रेकिंग यार्ड, यानी शिप्स को तोड़ने वाला। और मारा बीच कहां पे है, ये भी बलूचिस्तान में है। तो ग्वादर, पसनी, गडानी और मारा, ये तमाम बीच जो हैं बलूचिस्तान में लोकेटेड हैं। PNS बाबर कमीशनिंग सेरेमनी हेल्ड एट तुर्की। तो भाई PNS क्या है, पाकिस्तान नेवल शिप,
PNS मतलब पाकिस्तान नेवल शिप। अब आप लोगों को ये भी पता हो कि जो नेवी के इस टाइम हेड कौन है, चीफ ऑफ नेवी कौन है, वो अमजद खान न्याजी, N फॉर नेवी और N फॉर न्याजी, अमजद खान न्याजी। अच्छा, तुर्की की हम एक मेजर सी पोर्ट का डिस्कस करते हैं, इजमीर सी पोर्ट। मुझे बात करते करते लिंकिंग मेथड से याद आया, इजमीर ट्रीटी हुई थी ट्रेड बिटवीन तुर्की सेंट्रल एशियन एंड पाकिस्तान साउथ एशियन कंट्री। तो भाई इजमीर ट्रीटी क्या थी, ये ट्रेड बिटवीन यूरोप टू पाकिस्तान बरास्ता सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ये इजमीर ट्रीटी हुई कब थी, 1992 में। इजमीर किस कंट्री का शहर है, तुर्की ई का शहर है। ठीक है, तुर्की का कैपिटल अनकरा है, याद रखिएगा भाई। इस्तंबुल मशहूर है, ठीक है, तो इस्तंबुल मशहूर क्यों है, ये यूरोप में लोकेटेड है, बाकी कंट्री जो तुर्की है वो एशिया में है। ऐसे ही अनकरा कैपिटल है तुर्की ई का, फेमस क्वेश्चन। अच्छा, रेड सी कोरल्स रिस्क, भाई रेड सी कहां पे है, ये बाउंड्री है बिटवीन एशिया एंड अफ्रीका, मेडिटेरेनियन बाउंड्री है अफ्रीका और यूरोप। ठीक है, तो रेड सी को बहीरा अहमर भी कहते हैं, मेडिटेरेनियन को बहीरा रूम भी कहते हैं। लार्जेस्ट कोरल रीफ बैरियर कहां पे है, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, मैंने आपको कोरल रीफ का दोबारा बता देता हूं कि जब समुद्री जानवर और पौधे मर जाते हैं तो आपस में मिल के एक चट्टान की शक्ल ले लेते हैं, उसे कोरल बैरियर कहते हैं। ठीक है, या कोरल रीफ कहते हैं कि जानवरों का मर के एक चट्टान की शक्ल इख्तियार कर लेना। तो रेड सी में कोरल रीफ जो है वो खतरे में है। ठीक है, मकसद क्या था, हमें रेड सी का पता हो उर्दू और बाउंड्री किसके दरमियान में है, और दुनिया में सबसे ज्यादा कोरल रीफ्स कहां पे पाए जाते हैं, क्रीमियन पेनिनसुला बहुत फेमस है, रशिया और यूक्रेन के दरमियान एक जंग वाला हिस्सा, और रशिया ने 2014 में ये इस पे कब्जा कर लिया था। When did Russia invaded on Crimean Peninsula? 2014. एजे टू प्रमोट इको टूरिज्म, आजाद जम्मू कश्मीर जो है वो इको टूरिज्म को प्रमोट कर रहा है। डिफरेंट वैलीज के बारे में पूछता है, जैसे स्वात वैली, कागान वैली। आज हम नीलम वैली को डिस्कस करेंगे और उसकी लेक्स को डिस्कस करेंगे भाई, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। दो वैलीज हैं जो मशहूर हैं आजाद जम्मू कश्मीर में, एक नीलम वैली और एक जो थोड़ी सी अभी अनफेमस है बट प्रमोट हो रही है, लिपा वैली। तो लिपा वैली और नीलम वैली कहां पे हैं, आजाद जम्मू कश्मीर में है। रती गली लेक, चिठा कट्ठा लेक और बंजोसा लेक, ये लेक्स जो हैं वो आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आजाद जम्मू कश्मीर में लोकेटेड हैं। दिस वीक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज, प्रेसिडेंट ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी। भाई वैली का जो बंदा होता है, किंग होता है, वो सुल्तान होता है। तो जो कश्मीर है उसका प्रेसिडेंट कौन है, सुल्तान महमूद चौधरी। पीएम कौन है आजाद जम्मू कश्मीर के, चौधरी अनवारुल हक। ठीक है, अनवारुल हक काकड़ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, और अनवारुल हक चौधरी जो हैं वो आजाद जम्मू कश्मीर के जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर हैं। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान मोहम्मद अमजद ग्वंदल। भाई ऑडिटर जो हिसाब किताब ऑडिट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का, तो ऑडिटर जनरल मोहम्मद अमजद ग्वंदल। अटॉर्नी जनरल जो हाईएस्ट पोस्ट है लॉयर की, वकील की, जो पाकिस्तान के स्टेट के साथ जुड़ा होता है, जो स्टेट को एडवाइस डिफरेंट लीगल अफेयर्स की देता है, वो कौन है, मंसूर अवान। तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान कौन है, मंसूर अवान, और एडिटर जनरल अमजद ग्वंदल हैं। एप्पल के सीईओ कौन है, एप्पल कंपनी का, टिम कुक। ये कहते हैं एप्पल आ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। तो एप्पल और इसके अगेंस्ट कौन सी चीज है, कोका कोला, तो कोक। ठीक है, और कोक से मिलता जुलता एप्पल, तो एप्पल के सीईओ कौन है, टिम कुक। फाउंडर कौन थे, स्टीव जॉब्स।
इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जो आजकल सिख के मर्डर की वजह से हाईलाइटेड है, जयशंकर। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, मैंने पहले बताया था जब G20 का समिट हुआ था या SCO का समिट हुआ था तो बिलावल भुट्टो जरदारी की इनके साथ पिक्चर भी थी। तो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर कौन है? जयशंकर हैं। पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन, लेक्स इन पाकिस्तान, सिंध की मंचर किंजर झील का पूछा हुआ है, सैफुल मुलूक झील का पूछा हुआ है, लैंड स्लाइडिंग जैसे कौन सी झील बनी, अताबाद झील बनी, उसका पूछा हुआ है। ऐसे ही हमने बंजोसा लेक का पीछे डिस्कस किया था, बंजोसा लेक का पूछा हुआ है। बाकी हमने आजाद जम्मू कश्मीर की लेक्स पढ़ ली थी। सी एंड ओशियन, ब्लैक सी की बाउंड्री एशिया और यूरोप, मेडिटेरेनियन की अफ्रीका और यूरोप, रेड सी की अफ्रीका और एशिया के दरमियान में है। अवार्ड्स, बुकर प्राइज जो हाईलाइटेड है, अल्टरनेटिव नोबेल प्राइज, राइट लिवलीहुड प्राइज को कहा जाता है। NLO भी पढ़ा। गेम्स के वेन्यू, प्रीवियस ओलंपिक्स जो 2024 की होने जाने वाली हैं वो समर ओलंपिक्स हैं और वो पेरिस में। ओलंपिक्स में कितनी रिंग्स हैं? 5 रिंग्स हैं। और ये 5 रिंग किसको शो करती हैं? ये कॉन्टिनेंट्स को शो करती हैं। न्यू इन्वेंशन, जैसे मैंने आपको बताया था अल फतह किसका मिसाइल है? ईरान का मिसाइल है। ठीक है, जो इसराइल दे रहा है जर्मनी को एरो 3, S-400 रशिया के हैं, राफेल फ्रांस के हैं। न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर पावर कंट्रीज कौन से हैं? कर्फ्यू, पिन, इनका हर बार किसी ना किसी कंट्री का पूछा जाता है। इंग्लिश वोकैब विद ट्रिक, यार जब आप किसी की नकल उतारते हो तो आप उसका मुंह टेढ़ा करके बनाते हो, ऐसे होता है ना। तो एमुलेट, तो मुंह से इमिटेट, एमुलेट का मतलब क्या है? इमिटेट मतलब नकल उतारना या कॉपी करना। फरवर, यार आप किसी को फेवर दे रहे हो, किसको फेवर देते हो? जिसके बारे में इंटेंस फीलिंग होती है। ठीक है, तो स्पैट मतलब स्पिट से निकला है भाई, ज्यादा लड़ाई झगड़ा। ठीक है, ब्रीफ कुअल, भाई कुअल के स्पेलिंग भी आप लोगों को आने चाहिए। वो आपका स्पेशली जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन वाला है इसमें वो स्पेल भी पूछ लेता है भाई, इसके जो एग्जैक्ट स्पेल कैसे हैं। जैसे एकोमोडेट का पूछा हुआ है, असैसिनेशन का उसने पूछा हुआ है, गवर्नर का उसने पूछा हुआ है। तो कुअल में REL आता है। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होंगे न्यूज। प्लीज इन्हें शेयर किया करें उन तमाम लोगों के साथ जो इन चीज को अफोर्ड नहीं कर सकते और घर बैठ के जो पढ़ सकते हैं। ठीक है, और आप बिलीव करें, आप 2 महीने के मेरे करंट अफेयर्स और जीके लेक्चर सुन लें, इंशाल्लाह आप लोगों की सारी जीके की तैयारी हो जाएगी। थैंक यू सो मच। इन्हें कमेंट लाजमन किया करें, जो भी चीज ना समझ आए, जो प्रोनाउंसिएशन ना समझ आए या जो टॉपिक आप लोगों को थोड़ा सा अधूरा रह जाए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।